बहुत वो होता था कि कैसे ये कर लेती हैं, बट उनके लिए नॉर्मल चीज़ें हैं। हाँ। मैं कभी पूछता हूँ आप क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं कर रही, और देखते हैं सांस चढ़ रहा है तो देखते हैं कि नहीं मैंने एक पूला उठा रखा है और 5 लीटर दूध ले रखा है, कुछ नहीं कर रही। खासकर मैं मंडी के बारे में, मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय में मंडी में है वो है ड्रग्स। बिल्कुल सही। जिसको मंडी की लैंग्वेज में चिट्टा बोलते हैं, वो एक मेजर प्रॉब्लम बनता जा रहा है पिछले कुछ 8-10 सालों से, और उसमें इतना ज़्यादा एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। और ये वो एज ग्रुप है जो 12 साल से लेके 18-20 साल 21 साल तक के बच्चे हैं, वो इसके एडिक्शन में ज़्यादा। हमें किसी ने, एक महिला ने सलाह दी कि आप महिला मंडल हैं इधर, उनसे मिलना शुरू करो। तो हमने एक्सपेरिमेंटली एक महिला मंडल से बातचीत की, उनको रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं जी हम कोई सामान वगैरह नहीं खरीदना चाहते। मैंने कहा मैं सामान बेचने नहीं आ रहा हूँ, मैं आपको जागरूक करने आ रहा हूँ ऐसे ऐसे अपने बैकग्राउंड। तो कहा ठीक है जी आ जाना। तो उस दिन मेरे ख्याल में 6-7 महिलाएं आई थी, वो भी अटपटे मन से आई थी, पता नहीं कौन होगा क्या होगा। एनीवे, तो हमने उनको बताया ऐसे ऐसे करते हैं, बहुत प्रभावित हो। तो हर पंचायत में एक ग्राउंड देखना चाहता हूँ। ये मेरी दिली इच्छा है अपने बच्चों के लिए, जिधर वो क्रिकेट खेल सके। एटलीस्ट माँ ये ना बोले कि तू घुटने तोड़वा के आ गया। हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है अनफोल्डिंग विजडम। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर राजेश कपूर सर, जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, एंड उन्होंने अपना बहुत ही योगदान दिया है काफ़ी लोगों की लाइफ को अच्छा करने में, एंड उन्होंने बहुत लोगों की और बहुत परिवारों की आर्थिक रूप से भी सहायता करी है ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। सो उनकी जर्नी के बारे में आज हम जानेंगे। जानते हैं राजेश कपूर जी की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ मैं भी हिमाचल से बिलोंग करती हूँ एंड इट इज़ माय फर्स्ट एपिसोड। तो मैं चाहती थी कि कोई हिमाचल से ही आए और हम उनके साथ अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस चीज़ के लिए चुना। आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू। तो सर आप बताएं अपने बारे में थोड़ा, आप ऑडियंस को बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस तरह से आप लोगों की सहायता करते हैं। मेरे पिता, हमारे जो पूर्वज, हमारे पिता और जो मेरी पूरी फैमिली है वो मंडी से बिलोंग करते हैं। प्रॉपर मंडी शहर में ही हमारा घर है, और हम लोग राजाओं के यहाँ काम करते थे। आपको जानकारी होगी कि ये मंडी एक रियासत थी, तो बेसिकली वी बिलोंग्स टू मंडी, प्रॉपर मंडी के ही हैं। और मेरे फादर चले गए थे, जैसा आपको पता ही है कि लोग रोज़गार की जानकारी लेने के लिए या रोज़गार स्थापित करने के लिए, अपनी करियर के लिए बाहर चले जाते हैं, क्योंकि हिमाचल में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी उस वक्त। तो मेरे फादर 1962 में दिल्ली आ गए थे, तो उधर से उन्होंने अपना करियर शुरू किया। अर्लियर वो वेल्डर थे, जो वेल्डिंग करते हैं वो थे। धीरे धीरे उन्होंने ग्रो किया, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और एजुकेशन दिल्ली में हुई है, बट कॉन्टिन्यूसली हम हिमाचल में आते रहते थे समर हॉलीडेज में 2 महीने के लिए, तो हर साल ये फिक्स होता था। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने फादर का बिजनेस टेक ओवर किया। उस वक्त जो हमारी टर्नओवर थी वो बहुत कम थी। धीरे 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 काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी टफ टाइम भी देखा। फाइनेंशियली बहुत वीक था, साथ किसी का नहीं था, गाइडेंस किसी की नहीं थी, बहुत ज़्यादा टफ टाइम था। बट एक मन में जुनून था कि ये करना है। शादी हुई मेरी, जब शादी हुई मेरी तो मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था कि मैं कहीं ठीक सी जगह हनीमून मनाने जा सकूं, लेकिन सब चीज़ें करते रहे। और जिस दिन मतलब शादी हुई, मेरे 2 दिन बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसमें मुझे 80,000 रुपया मिलना था, और 22 दिन मैंने करीब करीब 18 घंटे काम करता था। मैं शादी के 2 दिन की बात मैं बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ज़ाहिर ज़िंदगी संघर्ष चलता रहा। अब धीरे धीरे कुछ साल पहले काफ़ी चीज़ें बेटर होनी शुरू हुई, काफ़ी चीज़ें, बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी कर लिया, वो लोग अपना काम संभालते हैं। तो मैं हिमाचल प्रदेश आ गया, मंडी आ गया। रिटायरमेंट ले चुका हूँ। लोग बोलते हैं कि रिटायरमेंट की एज तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी एज है जिसमें मैं अब कुछ अपने लिए करना चाहता हूँ। सब लोगों के लिए किया, परिवार के लिए किया, अब मैं अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो आप मुझे अपनी जो आपकी ये शिफ्ट हुई है फ्रॉम बिजनेस टू सोशल वर्क, इसके बारे में कुछ बताओ कि आपका कैसे इस तरफ रुझान गया, या आपका पहले से ही था बट बिकॉज यू डिडंट हैव एनी रिसोर्सेज
तो आप ये कर नहीं पाए। मुझे बस ये जानना है, और मे बी हमारी हिमाचल के ऑडियंस को भी जानना है कि किस तरह से आप इस क्षेत्र में आए। देखिए, मैं शुरू से ही एक दिल में हमेशा एक रहता था, मैं उसको एनालाइज नहीं कर पाता था, पर कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और हमेशा मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ रही कि कोई भी अगर कमज़ोर है तो मुझे उसके साथ खड़ा होना है। अक्सर लोग ताकतवर लोगों के साथ खड़े होते हैं, पर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कमज़ोर आदमी के साथ खड़ा होना है, गरीब आदमी के साथ खड़ा होना है। जब मैं व्यापार भी करता था, जब भी यही दिमाग में रहता था, उस वक्त भी हमने कई बच्चियों के विवाह में योगदान दिया, गरीब लोगों को काफ़ी वो किया। आज भी मेरा बेटा, एक दो लोग ऐसे हैं जो आंख से देख नहीं पाते हैं, वो आज भी हर महीने आते हैं हमारे घर पे और पैसा लेके जाते हैं पूरे महीने का, जो हम खर्च उनको देते हैं, नाश्ता करते हैं। मेरी वाइफ उनको खाना बना के देती है, उनके बच्चों की स्टडीज़ में हम हेल्प करते हैं। तो वो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कुछ क्रिएट किया, ये नेचुरल था। बट चूंकि अब जैसे आप बिजनेस छोड़कर आते हैं तो आप क्या करेंगे हिमाचल आके, कुछ तो करना ही होगा। जैसा मेरे पेरेंट्स, जब मैं हिमाचल में आता था तो मेरे पेरेंट्स हमेशा ये बोलते थे कि कभी भी जिंदगी में अगर कभी भी कुछ भी मौका मिलता है तो आपको लोगों के लिए भी करना है। ये समाज ने बहुत कुछ दिया है, समाज हमेशा ही देता है, लेकिन हम उसको वापस नहीं कर पाते। तो मेरी एक मंशा है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, जो भी मेरी टेरिटरी बोल लीजिए या हमारा जो भी क्षेत्र है, उसमें लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। खासकर उन लोगों के लिए जो वाकई में जिनको कहीं से हेल्प नहीं मिल पाती है। ये मेरा मोटिव है। या बहुत ही अच्छा ख्याल है आपका, क्योंकि बहुत सारे लोग जब बिज़नेस के एरिया में चले जाते हैं, सो देन उनका ये रहता है कि अभी हमें और ग्रो करना है और ग्रो करना है और एक्सपैंड करना है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमने इस सोसाइटी या कम्युनिटी को भी वापस देना है। तो सबसे पहले तो ये ख्याल आपके जहन में आया, यही एक बहुत ही अच्छी बात है, और ये बहुत कम लोग इस तरह से सोचते हैं। तो रियली थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत कम हैं हमारी कम्युनिटी में, या मे बी आप कह सकते हैं कि समाज में भी बहुत कम है जो समाज सेवा के बारे में सोचते हैं और उसको एक फुल टाइम अपना गोल बना लेते हैं। आप ये कहिए कि अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना लेते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे आप एक बार, आई बिलोंग टू हिमाचल, सो आई नो कि हिमाचल कैसा है। आप हमारी ऑडियंस को एक बार बताओ कि कैसा है हिमाचल, कैसे हैं वहाँ के लोग। अगर कोई इंसान जो हिमाचल से नहीं है ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर हमें उसको अपने नज़रिए से बताना हो या ब्रीफ करना हो कि कैसा है हिमाचल, तो आप बताइए। देखिए, एक तो मैं जो आपने जैसे पहले बोला, बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो ऐसा काम करते हैं, पर चूंकि शायद हमारी जानकारी में नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही हूँ ऐसा करने वाले। बहुत लोग हैं इस दुनिया में। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये आदेश ऊपर वाले का है, भगवान का आदेश है। बिकॉज देखिए, आप अपना पूरा परिवार छोड़कर, एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है उन लोगों के लिए भी, मेरे लिए शायद ना भी हो, लेकिन उन लोगों के लिए है कि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, मैं उनके साथ नहीं रहता हूँ, उनको छोड़ के इधर मंडी में रहता हूँ। मेरा पूरा परिवार गुड़गांव में है, जिधर मेरा व्यापार है, बिजनेस है। दूसरी बात यह है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आप सरवाइव कर सकें। आपके पास फिजिकली आप फिट होने चाहिए, जिससे कि आप मेहनत कर सकें। जैसे मैं सुबह निकलता हूँ, रात को वापस आता हूँ। दूसरा, परिवार का साथ होना चाहिए। ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये सब चीजें अवेलेबल हो आपके पास, ये रेयर होता है। Yes. आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये रेयर होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे ये सब चीजें गिफ्ट में दी हैं कि इस एज में मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, जिस एज में लोग प्लान करते हैं कि अब कैसे ज्यादा पैसा कमाना है, कैसे वो करना है। और मैं, मतलब मेरा अपना सोचना ये है कि आप एक टाइम तक पैसा कमाते हैं वो ठीक है, बट उसके बाद जब बहुत ज्यादा कमाते हैं तो वो फिगर्स होती हैं जो आपके बैंक में होती हैं, आपको सेटिस्फेक्शन देती हैं कि आपके पास इतना पैसा है, आप ये कर सकते हैं, बट वो आप यूज नहीं कर पाते हैं, उस पैसे को कभी यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसा सोचता नहीं है कोई भी लोग, कोई ऐसा नहीं सोचता है। बट मैंने सोचा कि अप टू सम एक्सटेंट ठीक है, बाकी बच्चे करते हैं, उनके ग्रोथ है, उनके एम्बिशन है, वो ठीक है, दैट इज फाइन। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक पीरियड के बाद आदमी को दूसरों के लिए भी करना शुरू करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा, और ये शायद मुझे लगता है कि हम भोले बाबा के भक्त हैं, हमारा पूरा परिवार उनको समर्पण है। जो वो आदेश करते हैं वही हम करते हैं जिंदगी में। मेरे पिता भी यही मानते थे और आज मेरे बच्चे भी यही मानते हैं। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा हिमाचल के बारे में। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अगर धरती में कोई स्वर्ग है तो वो हिमाचल प्रदेश है।
इसलिए नहीं कि वो हिल स्टेशन है, इसलिए कि उधर के लोग इतने अच्छे हैं, इतने शरीफ हैं, इतने नेक दिल हैं, जो आज भी पूरे हिंदुस्तान में, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर हमारे लोग इतने अच्छे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि वो हर इंसानियत का काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, बहुत पुरानी बात है। एक ट्रक वाले का ट्रक खराब हो गया, उसका ड्राइवर और उसका जो हेल्पर था, उनको रात को खाना खाने के लिए नहीं था। एक छोटा सा परिवार उधर था, उस परिवार के यहाँ वो गए जिनके यहाँ जवान 2 बच्चियां रहती थी, फिर भी उन्होंने उनको अकोमोडेशन दिया, खाना दिया। ये हिमाचल है, जो कि नहीं हो पाता है, कहीं भी नहीं हो पाता है, और ऐसा आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज के शहर में अगर आप कोई बेल भी कोई बजाता है तो आप खोलते भी नहीं है अगर आप अननोन आदमी से हैं। ये मेरा हिमाचल है, और आई एम रियली प्राउड कि मैं इधर, मेरा इधर रिलेशन है, मैं इधर का हूँ। मुझे इस बात के लिए गर्व महसूस होता है, और ख़ासकर मंडी के लिए एक वाकई में मेरे दिल में एक बहुत ही एक व्हाट डू यू कॉल के बहुत ही इमोशंस हैं। जैसे आप बोलते हैं ना होम सिक, तो जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो मुझे लगता है मैं होम सिक हूँ, तो जबकि घर मेरा दिल्ली में, बट मैं मंडी आना चाहता हूँ, बिकॉज मैं रियली, मेरे फादर ने भी जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने कहा मेरी बॉडी जो है, जो मेरे संस्कार हैं वो मंडी में होंगे। उनकी डेथ के बाद हम लोग उनको एम्बुलेंस में मंडी लेकर आए, सारा दाह संस्कार मंडी में किया। तो कहीं ना कहीं हमारे जो रूट्स है वो उस शहर से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और मैं रियली आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग देखते हैं, एक बार ज़रूर आइए हिमाचल प्रदेश में। पूरा हिमाचल प्रदेश ही स्वर्ग है, और मंडी तो देवभूमि है। 105 मंदिर हैं हमारे क्षेत्र में, और वो सारे मंदिर ज़्यादातर जो हैं 100 और 150 साल पुराने हैं। आपको पता चलेगा, हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं। आप आएंगे तो देखेंगे कि हर आदमी के, मतलब इस दुनिया में हर आदमी के दिल में भगवान बसते हैं, पर हमारे मंडी के लोग तो और ज़्यादा करीब हैं भगवान के, और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड ऐसा उनका रहता है, आदतें ऐसी रहती हैं, उनकी बातें ऐसी रहती हैं कि आपको लगेगा कि नहीं, एक बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हैं। तो सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हिमाचल को डिफ़ाइन किया है, और इससे भी बढ़कर सर ने जो मंडी के बारे में बताया है, मैंने अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा समय वहाँ पे व्यतीत किया, बट ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि वो जगह ही इतनी अच्छी है, और उसको छोटी काशी भी कहा जाता है। तो वो एक बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ पे लोग वहाँ पे ट्रैवल के पर्पस से आते हैं, बट अगर आपको रूट लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे वहाँ के बारे में जानना है तो, और अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप आएँ, आप वहाँ के लोगों से बात करें, वहाँ के जगहों पे जाएं जो कि कुछ मंदिर है, कुछ और भी घूमने की चीज़ें, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ के लोग कैसे हैं। तो सर मेरा अगला सवाल है कि आपने हिमाचल के बारे में तो बता दिया, आप थोड़ा सा वहाँ के लोगों के बारे में बताएं कि वहाँ के लोग कैसे हैं। देखिए, मैं पूरा हिमाचल तो घूमा हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरा एक्सेस जो है वो मंडी क्षेत्र में ही रहा है। खासकर सदर मंडी, एक विधानसभा क्षेत्र है, उधर मेरा ज़्यादा मूवमेंट रहता है, लोगों से मिलता हूँ। चूँकि मेरा अपना मानना ये है कि अगर मैं कुछ सुधारना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे अपना घर सुधारना है, उसके बाद फिर आगे के लिए निकलना है। मैं बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ, पंचायतों में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं इधर आया था मंडी में तो आई वॉज 100 kg ऑलमोस्ट, और अब मैं 75 का हूँ। तो ये हिमाचल की देन है जो आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 25 kg। मैं बताना चाहता हूँ गांव के लोगों के बारे में, जो हमारे मंडी क्षेत्र के विलेजेस हैं, आज भी उधर उतना ज़्यादा कंसर्न है लोगों से, लोगों का आपस में। कहीं किसी की डेथ हो जाती है तो पूरा गांव किसी शादी में नहीं जाता है और किसी समारोह में नहीं जाता है, और उस पूरे गांव में सब लोग एक साथ इकट्ठे होके हर चीज़ हेल्प करते हैं लोगों के। अगर गरीब है तो पैसे से हेल्प करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। इतना बड़ा कंसर्न तो मतलब मुझे नहीं लगता, मैं शहरों में ज़्यादा रहूँ, दिल्ली में और बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, बट इतना कंसर्न नहीं है। ये स्पेशलिटी है हिमाचल प्रदेश की। मैंने कई बार ऐसा देखा है, कोई गरीब परिवार है, उनकी बेटी की शादी होनी है तो लोग फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। कोई सब्जी लेकर आता है, कोई दाल लेकर आता है, कोई चावल लेकर आता है, ऐसे ऐसे करके करते हैं, जो हमारे लिए मतलब शहरों में वैसा नहीं होता था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने देखा है कि खासकर अगर मैं हिमाचल के लोगों में महिलाओं की बात करूं तो मैं बहुत ही ज़्यादा उनसे मतलब आकर्षित हूँ,
आकर्षित इन द सेंस कि मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है उन महिलाओं से खासकर। आप बिलीव करेंगे, मैं आपको बता सकता हूँ गांव की महिला का पूरा दिनचर्या क्या रहता है। सुबह 5 बजे से उठकर और वो रात को 11 बजे सोती हैं। उनका एक एक एक्टिविटी मुझे पता है, बिकॉज मैं हर जगह जाके मिला, सब बहनों से मिलता हूँ, उनसे डिस्कस होता है। दे आर लाइक माई फैमिली। अब ऐसा हो चुका है इन 1.5-2 सालों में कि वो लोग मुझे अपने भाई की तरह ट्रीट करती हैं, मुझे एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करती हैं। मतलब आप देखिए ऐसी महिलाएं। मैं आपको एक बहुत ही किस्सा बताता हूँ, एक बहुत छोटा सा किस्सा है। शहर की एक लेडी थी जो बहुत अमीर थे और सारी चीज़ें थी, तो उनको प्रॉब्लम होने लगी बॉडी में, तो उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए। वो फिजियोथेरेपिस्ट ने उनको बोला चक्की चलाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो हमारे हिमाचल में जो लोग पैसे दे के चक्की चलाते हैं, हमारे यहाँ तो फिजिकली सो फिट, यस, इतने ज़्यादा फिट हैं, इतनी ज़्यादा चलती हैं, बिलीव नहीं करेंगे। मैं देखता हूँ कई मेरी बहनें हैं जिनकी जो गायें, गौशाला को ग्वानी बोलते हैं मंडी में, अगर उधर से आ रही हैं और करीब करीब 2-2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ के अपने घर जाती हैं। और 5 लीटर दूध हाथ में होता है। और गाय खाती है घास का, वो पूला सिर पे होता है। बिल्कुल। आप बिलीव करेंगे, मैं देख के बहुत वो होता था कि कैसे ये कर लेती हैं, बट उनके लिए नॉर्मल चीजें हैं। हाँ। मैं कभी पूछता हूँ आप क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और देखते हैं सांस चढ़ रहा है तो देखते हैं, कह रही मैंने एक पूला उठा रखा है और 5 लीटर दूध ले रखा है, कुछ नहीं कर रही। तो मतलब आई रियली अप्रिशिएट कि मैं उस जगह से हूँ जिधर महिलाएं इतनी वो हैं, इतना ज़्यादा काम करती हैं और इतनी फिट हैं। और सबसे बड़ी बात कि दिमाग से बहुत फिट है वो। हाँ, हालांकि एक बात का जिक्र मैं करना चाहूँगी कि वो इतना क्रेडिट उनको मिलता भी नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि महिलाओं को जॉब नहीं करनी चाहिए, उनको एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, बट वो इतना कुछ करती हैं अपनी, मतलब उनकी पूरी लाइफ ही समर्पित है उनकी फैमिली के लिए, और उसके लिए कोई क्रेडिट ना उनको देता है, ना ही वो एक्सपेक्ट करती है कि कोई हमें बोले या हमें खुद के लिए भी कुछ करना है। मे बी इसमें से कुछ तो महिलाएं ऐसी भी हैं कि जो खुद के जो कुछ करती भी है, जैसे छोटे मोटे काम, जैसे अचार बेचना, स्वेटर बुनना, ये सारी चीज़ें। बट अगेन उनको ये रहता है कि दे आर वेरी कैसे समझाऊँ मैं, वो बहुत ही सेल्फ कंटेंट रहता है उनमें, बहुत ही मतलब सेटिस्फाइड है वो कि मैं अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रही हूँ, मैं खुद के लिए भी कर रही हूँ। मतलब उनको कुछ किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, मैं इस तरह से कह सकती हूँ इसको। वैलिडेशन इज़ द राइट वर्ड, दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी वैलिडेशन। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं अक्सर करीब 150 महिला मंडल होंगे सदर क्षेत्र में, ज़्यादातर महिला मंडलों से मिल चुका हूँ, डायरेक्ट इंटरेक्शन है मेरा। कहीं भी मैं किसी अच्छे काम के लिए बुलाता हूँ, वो आती भी हैं, पूरा साथ देती हैं मेरा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब जाता था उनके पास तो कभी इन लाइटर मूड मजाक में मैं बोलता था, आप ऐसी वर्कर हैं जिनको हफ्ते में एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। Exactly. और मजाक की बात ये है कि आपको पैसा भी नहीं मिलता है, सैलरी भी नहीं मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलिए ये तो एक मजाक वाली बात थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो उससे कहीं ज़्यादा काम करने की ताकत रखती हैं और अपने परिवार के लिए वो एक शील्ड की तरह है। और ऐसे शील्ड हैं जिसको मतलब कोई पार नहीं कर सकता अगर लेडी नहीं चाहे। और उनको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, उनको एक तारीफ की ज़रूरत है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो बहुत ज़्यादा कर सकती हैं। और मैंने वही काम किया, मैंने उनके कामों को रिकॉग्नाइज किया, उनको बताया कि आप कितना काम करती हैं और कितना आप लोगों में ताकत है, कितनी एनर्जी है। और आई सल्यूट टू हर। उन सब लोगों को मैं बहुत ही ज़्यादा सल्यूट करना चाहता हूँ। इतनी ताकत ऐसी महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा, ये ऊपर वाले की देन है। जी बिल्कुल सही। और हैरानी की बात तो ये है कि उनको पता भी नहीं है कि वो कितना कुछ कर रही हैं अपने परिवार के लिए, और कुछ औरतें तो कम्युनिटी के लिए भी बहुत कर रही हैं कि अगर वो छोटे छोटे बिजनेसेस भी कर रही हैं, उन्होंने एक तौर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रखी है कि मिलके कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स कुछ करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पे जो आपने कही कि वो जॉब ऐसा नहीं है कि वो इसलिए नहीं करती कि वो कर नहीं सकती या वो मेहनती नहीं है, बहुत मेहनती है, बट मे बी शायद उनको कभी एक्सपोजर ना मिला, गाइडेंस ना मिली, या मे बी डायरेक्शन ना मिली।
बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हाँ, मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि वहाँ की महिलाएं बहुत ही सशक्त हैं, और मानसिक तौर से भी कह सकते हैं आप, बिल्कुल लाइक बिल्कुल। नॉट इवन फिजिकली फिट, क्योंकि वो तो चलो वहाँ वो जगह ही ऐसी है कि वो वहाँ पे सब कुछ आपको फ्रेश मिलता जी है, जी। कुछ खाना, सब्जियाँ, सब कुछ। वहाँ की हवा भी ऐसी फ्रेश है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी लोग आई डोंट नो मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे या नहीं, बट वहाँ का रहना सहना, वहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि आप मतलब आप फिजिकली आप बहुत कम बहुत बीमार लोगों को देखोगे वहाँ पे, जी बट वो मानसिक तौर से भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, सशक्त है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग इनसाइट्स। अगली चीज़ मैं ये बात करना चाहती हूँ कि आप हिमाचल को कैसे देखते हो आने वाले कुछ टाइम में, मतलब उसका फ्यूचर कैसा है? हिमाचल से मेरा मतलब है वहाँ के लोग, वहाँ के युवा। तो आपको क्या लगता है कि किस किस डायरेक्शन में जा रहा है, और वहाँ पे किस किस तौर के बदलावों की ज़रूरत है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे हम और इम्प्रूव बेटर कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? इस मामले में थोड़ी सी आप अपनी इंसाइट शेयर देखिए, करिए। मैं समझ पाया हूँ, जो अभी हिमाचल को ज़रूरत है, या खासकर अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, जो हमारे युवा बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं जो कॉलेज गोइंग हैं, 12th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। वो गाइडेंस, जैसे हमारे शहरों में आपने देखा होगा, कई ऐसे सेंटर्स हैं जो करियर गाइडेंस देते हैं, बिल्कुल। आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। वो हमारे यहाँ जो है अभी लैकिंग है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे मैं जगह जगह जाता हूँ तो बच्चों से काफ़ी इंटरेक्शन होता है मेरा, और उनको बताता हूँ मैं कि आपको कैसे अपना करियर चुनना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। देखिए, मैं एक चीज़ सब युवाओं को बोलना चाहता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो गाइडेंस मुझे नहीं मिल पाई और मैंने स्ट्रगल किया, पर मैं चाहता हूँ, मैं इसीलिए आपके लोगों के बीच में आया हूँ, अपनी फैमिली, आपको मैं फैमिली की तरह मानता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और वो गाइडेंस मैं आपको करना चाहता हूँ। आपको करियर की गाइडेंस देना चाहता हूँ, आपको भविष्य में क्या करना है, आपको किस ढंग से चलना है, अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है। मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के बच्चे वर्ल्ड लेवल पर जाएं, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चर एक्टिविटीज़ हो, उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी। और वो मैं करना चाहता हूं। मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जो पहले कल्चर एक्टिविटीज़ में है, कुछ स्पोर्ट्स में है, कुछ एजुकेशन में है। तो मेरा अपना सोचना ये है कि लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। दे आर अवेयर, ऐसा नहीं है कि अवेयर नहीं है, लेकिन अभी एक लेवल तक पहुंचने के लिए, शहरों से मुकाबला करने के लिए और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे, खासकर युवा बच्चे बच्चियां, बहुत फिट हैं। मेंटली भी दे आर वेरी स्ट्रांग, और फिजिकली भी बहुत फिट है। अगर उनको गाइडेंस मिले, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स की बात करें, अगर उनको प्रॉपर कोचिंग मिले, उनके पास इक्विपमेंट्स हो, तो वो ओलंपिक्स तक जा सकते हैं, कहीं भी किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। बिकॉज हमारे बच्चे इतना फिजिकली स्ट्रांग है, बिकॉज ऑफ जोग्राफिकली एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर उनको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, उनको वो सब फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, जो मैं अक्सर लड़ता आया हूँ इस बात के लिए, और मैं प्रोवाइड भी करवा रहा हूँ, कोशिश भी कर रहे हैं, लोगों से टाई अप भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि स्टेडियम्स बने, एजुकेशन सेंटर्स बने, हेल्थ सेंटर्स बने, और कई चीज़ें हों। तो उससे क्या होगा कि हमारे बच्चे और ज़्यादा आगे बढ़ सकेंगे, अपने करियर के बारे में सोच सकेंगे, और ग्रोथ होगी, और वेल टू डू हो सकेंगे। ये मेरा सोचना है। ओके। तो जैसे आपने बताया कि वहाँ के युवा बहुत ही फिट हैं, एंड वो खेलों में भी अपना भविष्य बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको रोक रही है, या ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है? मतलब इज़ इट द एजुकेशन, और पेरेंट्स को इतना अवेयरनेस नहीं है कि इसमें भी हम उनको थोड़ा पुश करें तो वो अपना करियर इसमें बना सकते हैं, या फिर सरकार की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? किस क्षेत्र में हम पीछे रह रहे हैं ताकि ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही इस चीज़ की? देखिए, मैं जो मुझे समझ में आया, इतने समय से मैं उन सब लोगों के बच्चों के बीच में हूँ, उनके टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें जाता हूँ, कोई एक्टिविटी होती है उसमें वो लोग मुझे बुलाते हैं। जो मुझे समझ में आया कि कैपेबिलिटी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जो आज हमारे ओलंपियंस हैं, जो उनको एजुकेशन, जो कोचिंग मिली, उनको इक्विपमेंट्स मिले, और जो एटमॉस्फेयर मिला, डाइट के बारे में बताया गया, और कई चीज़ें जो फैसिलिटीज़ मिली, तभी वो ओलंपिक्स में पहुंच पाए, वो हमारे यहाँ नहीं है।
ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ वो कोचिंग सेंटर्स नहीं है, वो हमारे यहाँ वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे यहाँ स्टेडियम्स नहीं है जिधर वो प्रैक्टिस कर सकें। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही सोचने वाला एरिया है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है। जबकि आप देखिए ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट से कोई ना कोई मेडल लेकर आते हैं, पार्टिसिपेशन हो रहा है, बट हमारे हिमाचल से ना के बराबर है। इतना बड़ा हिमाचल है, वो ना के बराबर है। उसका कारण यही है कि हमें जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए। आज की डेट में आप देखें कि बच्चों को अगर कोई बड़ा कोर्स करना है तो चंडीगढ़ आना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है, जबकि हमारा हिमाचल 50 साल हो गए उसको बने हुए, और आज भी आज़ादी को 78 साल हो गए हैं। आज भी हम लोग जो है उस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो लोगों को बहुत पहले मिल चुकी थी, आज भी वो हमें नहीं मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर की लैकिंग है, उसको देखना होगा। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी देखना होगा, और बच्चों को ग्रो करने के लिए उनको एजुकेट करना होगा, उनको मेंटली स्ट्रांग बनाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अवेयरनेस आती है और उनको वो सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो आई एम श्योर अबाउट इट कि एक दिन हमारे हिमाचल के छोटे से गांव से एक बच्चा गोल्ड मेडल लेकर आएगा, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आएगा, और हम भी बता सकेंगे कि हमारी मंडी से एक छोटे से गांव से एक बच्चा गोल्ड मेडल लेकर आया। वो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात होगी। पर वो जब भी पॉसिबल है जब हमारे ये जनप्रतिनिधि इस बारे में सोचेंगे और विलिंगनेस लाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के हिमाचल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते थे, उनके कार्यकाल में आप देखिए कितने मेडल्स हम लोग लेकर आए हैं, और वो खुद भी अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं जिसे मुझे जानकारी है। कितने ज़्यादा मेडल्स आए हैं, वो सिर्फ मेहनत थी, उनकी एक विजन था, इस वजह से मेडल आए। वही विजन हमें हिमाचल प्रदेश में चाहिए। तो मैं बताता हूँ कि वही चीज़ें जो है हिमाचल में भी रिपीट होंगी, लेकिन उसके बारे में सोचना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी। बिल्कुल सही। इवन मैं भी इसमें एक फैक्ट ऐड करना चाहूँगी कि मैंने खुद भी ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि जिनका बहुत रुझान होता है खेलों के प्रति, और वो उसमें बहुत अच्छा कर भी रहे होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि पता ही नहीं है ना इसमें कोई करियर भी बन सकता है। कि मेरे एक जानकार में एक लड़की थी, वो बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलती थी, लेकिन उसने 12th क्लास तक आई थिंक कोई नेशनल भी उसने टूर्नामेंट्स लगाए। उसके बाद उसके पेरेंट्स जब डिस्कस कर रहे थे कि अब क्या करना है, तो क्या आप कॉलेज करेगी ना, इसमें थोड़ा इसका कोई करियर है, ये तो कर लिया, 12th तक स्कूल तक कर लिया, जितना टूर्नामेंट्स में हमने सब जगह भेजा। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो उसको उससे पीछे कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ना आगे। और पता क्यों नहीं है? क्योंकि मे बी जो आप बात कह रहे हो कि अवेयरनेस नहीं है, राइट? तो इस व्हाट डू यू थिंक, इस चीज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है? मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव होने चाहिए, या पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए, या किस तरह से? देखिए, ये एक मिला जुला प्रयास होगा मेरे हिसाब से। सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये समझना होगा कि करियर पढ़ाई से ही नहीं बनता है, पढ़ाई से भी बनता है, लेकिन करियर स्पोर्ट्स से भी बनता है, कल्चर एक्टिविटीज से भी बनता है, रोजगार उसमें भी मिलते हैं। आज की डेट में तो आप देखिए करोड़ों अरबों रुपए कमा हमारे जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं या और लोग हैं, कल्चर एक्टिविटीज में पूरी दुनिया घूमते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा, और ऐसा समझते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं। हिमाचल में अब बहुत अवेयरनेस है, पर थोड़ा सा और बढ़ना पड़ेगा सरकार को भी। सरकार जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर, जैसे मैं कई पंचायतों में जाता हूँ, हमेशा एक सवाल करता हूँ मैं महिला मंडलों से जब मिलता हूँ, तो मुझे आप बताइए कि आपकी पूरी पंचायत में कोई एक ऐसा ग्राउंड बताइए जिधर बच्चे क्रिकेट खेल सकें, 11 बच्चे क्रिकेट खेल सकें, फील्डिंग कर सकें, उतना बड़ा ग्राउंड है? कहते नहीं है जी। मैं बड़ा, मतलब मुझे बड़ी एक आक्रोश दिमाग में होता है, एक गुस्सा भी आता है। मैं समझना चाहता हूं कि आज़ादी के 78 साल में 50 साल हिमाचल बने हुए हो गए, और आज तक हमारे पास एक अदद ग्राउंड नहीं है जिधर हमारे बच्चे खेल सके। तो कैसे ग्रोथ होगी? मुझे ये लगता है कि सरकार को ये सोचना पड़ेगा, सब लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हर पंचायत में एक ऐसा जगह हो जिधर पंचायत के बच्चे खेल सकें। और ये इतिहास गवाह है, आप देखिए बचपन से बच्चे लोग रोड पे खेल के, फिर ग्राउंड में खेल के, फिर छोटे बड़े ग्राउंड में खेल के कैसे कैसे ओलंपिक्स तक पहुँचे, एशियाड तक पहुँचे। वो हमें ज़रूरी है, वो प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स समझते हैं, अब चूंकि मीडिया इतनी स्ट्रांग हो चुकी है तो सब लोगों को अवेयरनेस है, बट सरकार के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
ओके, हाँ, बड़ी अच्छी इंसाइट शेयर करी आपने। और जब हमारी टीम आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रही थी तो हमें ये भी पता लगा कि आप एक और फाइट लड़ रहे हो मंडी में, जो कि एक स्टेडियम बनने से रिलेटेड है। आप चाहते हो कि वहाँ के बच्चों के लिए हमारे पास ऐसा कोई स्टेडियम हो जहाँ पे वो आके प्रैक्टिस करें या अपनी स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा उनको एनकरेज किया जा सके। तो बहुत ही अच्छा लगा ये जान के, और आई एम श्योर मंडी के लोगों को तो इसके बारे में पता ही होगा। तो अब इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे हिमाचल के युवा के बारे में, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आई वुड लाइक टू डिस्कस विद सर, बिकॉज़ वो वहाँ पे फील्ड लेवल पे काम करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छे से पता होगा। राइट सर? जी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू आज का हिमाचल का युवा क्या परेशानियाँ या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, और वो क्यों है, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि आप तो बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हो, मिलते हो, तो आपको इसके बारे में बहुत ही बेहतर जानकारी होगी। तो उस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारे यंगस्टर्स की बात करें, खासकर मैं मंडी के बारे में ज़्यादा बोलना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय में मंडी में है वो है ड्रग्स। बिल्कुल सही। जिसको मंडी की लैंग्वेज में चिट्टा बोलते हैं। वो एक मेजर प्रॉब्लम बनता जा रहा है पिछले कुछ 8-10 सालों से, और उसमें इतना ज़्यादा एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। और ये वो एज ग्रुप है जो 12 साल से लेके 18-20 साल 21 साल तक के बच्चे हैं, वो इसके एडिक्शन में ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए हमने आपको जानकारी भी होगी शायद, हमने काफ़ी काम भी किया इस विषय में, लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं। हमारे युवा को, मुझे ऐसा लगता है कि हमने जैसे 2 वर्ग चुने इस विषय पे काम करने के लिए। हमारे पास बेसिकली 2 रास्ते थे इसको ख़त्म करने के लिए, इससे लड़ने के लिए। एक रास्ता था कि हम उस ड्रग्स को रोक लें, हमारे क्षेत्र में ना आ पाए। उसके लिए हमें पुलिस की मदद ज़रूरत थी, प्रशासन की ज़रूरत थी, सरकार की ज़रूरत थी। हर आदमी अपना काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ ब्लैक शिप्स भी होते हैं, आपको जानकारी है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को रोकना या लालच के वश या कुछ और गलत चीज़ों के कारण इन सब चीज़ों को रोकते नहीं हैं, जानबूझकर रोकते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे हम उनको चिन्हित करें, कैसे ढूंढें, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। और सारे डिपार्टमेंट हमारे साथ देंगे ऐसा हमें जानकारी नहीं थी, और हमें अथॉरिटी नहीं थी कि हम किसी को रोक सकें फिजिकली, क्योंकि हम पुलिस नहीं है। तो हमने ये सोचा, दूसरा रास्ता मेरे पास ये था कि हम लोगों को जागरूक करें, खासकर 2 वर्ग को, जो एक महिला वर्ग और एक जो यंगस्टर हैं, जो हमारे बच्चे हैं। तो हमने ये चुना कि हम जो है उन लोगों को जागरूक करेंगे, अवेयरनेस उनमें लाएंगे कि वो ड्रग्स आए हमारे क्षेत्र में, उसको नहीं रोक सकते, पर वो बिके ना, बिकॉज ये डिमांड एंड सप्लाई का सिस्टम होता है। बेसिकली वो लोग व्यापार करते हैं, ये जहर का व्यापार करते हैं, जो भी पैडलर्स हैं या सप्लायर्स हैं। तो हमने महिला मंडलों के माध्यम से लोगों को समझाना शुरू किया, बच्चों को बताना शुरू किया, उनको यही बताया कि क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, जिससे कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हो बच्चों को, बता सकते हो कि ये बुरी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें, ऐसे कई चीज़ें मैं बताता रहा बच्चों को, और महिलाओं के माध्यम से बताता रहा। उससे धीरे धीरे हमें भी ये लगने लगा कि जैसे मुझे 1-2 थ्रेटन भी आए कि आप ये जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, इनडायरेक्टली प्राइवेट नंबर से भी कॉल आए। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि चीज़ें हमारी इफ़ेक्टिव हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है ऐसा कि इस बारे में सब लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो मैटर है आज की डेट में हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उसको हम रोक पाए तो हमारी ग्रोथ हो जाएगी। दूसरा, मैंने आपको बताया कि बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसा मैंने पहले बताया। ये बहुत बड़े 2-3 चैलेंजेस हैं जो हमारे हिमाचल के लिए, मंडी क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़े चैलेंजेस हैं, यंगस्टर्स की बात करें तो। तो जैसे कि आपने जिक्र किया कि हमें लोगों को अवेयर करना है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, नॉट गुड फॉर हेल्थ, पर ताज्जुब की बात तो ये है कि सबको पता है कि ड्रग्स इज़ नॉट गुड, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। फिर आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है कि हिमाचल में ये अभी इतना बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है? मैं बहुत ही अजीबोगरीब तरह के न्यूज़ पढ़ती हूँ कई बार कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स को दवाई के नाम पे ड्रग्स देना शुरू कर दिया कि ये एक दवाई है, आप ये खाओगे तो आपको पेन रिलीफ मिलेगा। तो
पेरेंट्स को नहीं पता, उन्होंने खाया, धीरे धीरे खाया, खुद वो एडिक्ट, उन्होंने पूरी फैमिली को एडिक्ट कर दिया। तो अब उनको तो खैर चलो पता नहीं था कि ये ड्रग्स है या वो क्या खा रहे हैं, बट बात ये है कि सबको पता है कि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, इवन यंगस्टर्स को तो पता ही है बिल्कुल अच्छे नहीं, फिर भी वो इस तरफ जा क्यों रहे हैं, मतलब उनको इसका अच्छा क्यों लग रहा है कि हम ड्रग्स लें, वेदर इट्स एजुकेशन सिस्टम, अनएम्प्लॉयमेंट, या वो इतने डिप्रेस्ड है कि उनको ड्रग्स का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी लाइफ में अच्छा फील करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक, और क्या ये सभी रीजंस हैं? what is the right answer according to you? आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली, विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर हमारे जैसे जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये। मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि शुरुआत हम घर से करते हैं। हमेशा पेरेंट्स को मैं ये बोलता हूँ और आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ मैं कि आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके घर में बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर रहना चाहिए, वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बच्चों को पूरी सपोर्ट करना चाहिए, और आप प्रयास ये करें कि बच्चों को प्यार से डील करें, मार के या लड़ झगड़ के वो डील करेंगे तो वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो हमेशा शुरुआत करें। पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चों को स्कूल जाते वक्त कैश ना दें। कैश देंगे तो वो बच्चे उस चीज़ को गलत यूज़ कर सकते हैं, उस कैश का गलत यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखें, बच्चों को जानकारी दें, और मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि बच्चों को जानकारी दें, इनडायरेक्टली बोलें। जैसे मैं अक्सर अपने उसमें बोलता हूँ कि जैसे सास और बहू की नोकझोंक होती है, तो सास बोलती किसी को, सुनाती किसी को है। तो मैं अक्सर ये सब मेरी बहनों को बताता हूँ कि आप ऐसे करें, एक साथ खाना खाएं और बच्चे के सामने ये बात करें, अपने हस्बैंड से बात करें, जी आपको पता है कि उधर जो है वो लड़की की डेथ हो गई और वो ड्रग्स लेती थी, उसने ओवरडोज किया। मैं आपको गारंटी करता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा बिहेव करेंगे, आपका बच्चा एक ना एक दिन आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये ड्रग्स क्या होती है। अगर आपने उसके दिमाग में ये बात बिठा दी कि ये सूनर लेटर आपको मौत देगी, तो मैं गारंटी करता हूँ, आपको वादा करता हूँ कि वो बच्चा उस तरफ नहीं जाएगा। और ये शुरुआत हमने पूरे हिमाचल में करनी है। मंडी से मैं शुरुआत कर चुका हूँ, आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया है और ये आगे भी करना है। ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो बच्चे बच सकते हैं इससे। क्योंकि देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला, मैं एग्री करता हूँ। पता होते हुए जो लोग लेते हैं वो एडिक्शन में हो गए, पर ज़्यादातर 90% केसेस में जो स्टडीज़ हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टडीज़ हैं, उसमें ये देखा गया कि बच्चों को जानकारी नहीं थी, या तो धोखे से दिया गया, या लालच दे के दिया गया, या कोई और प्रलोभन दे के दिया गया। तो वो जो चीज़ है, अगर हमें जानकारी होगी तो अक्सर ये देखा गया कि अगर आपके पास किसी की जानकारी है तो आप उससे बचाव कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है। अब अगेन मैं बोलना चाहता हूँ, मैं इस क्षेत्र में इसीलिए आया हूँ कि मैं जानकारी दे सकूँ, अवेयरनेस दे सकूँ, जागरूकता ला सकूँ। यही एक टूल है जिससे हम ड्रग से लड़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर, प्लीज़ चाय। तो जैसे मैंने आपका एक पहले वीडियो देखा था, मुझे अभी याद नहीं है आपने कब बनाया था, बट किसी चैनल के साथ ही आपका शायद इंटरव्यू था, जिसमें आप बता रहे थे कि पेरेंट्स को अपने बच्चे का फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। और दिन में एटलीस्ट आप एक मील अपने बच्चे के साथ लीजिए, वेदर इट्स डिनर, ब्रेकफास्ट, प्रेफरेबली डिनर, ताकि वो आपसे सारी बातें शेयर कर सके, या आपको पता हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि हिमाचल में, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया, पेरेंट्स बहुत ही भोले वाले हैं, वो बच्चों की बातें मानते हैं, और बच्चे भी जाने अनजाने में झूठ बोल देते हैं। और वहाँ पे तो फ्रीडम के नाम पे वो शायद इतना पूछते भी नहीं है कि क्या चल रहा है, वेदर आप इसको फ्रीडम कह लीजिए या फिर उनको लगता है कि उनकी पर्सनल लाइफ। बट जैसे आपने बिल्कुल सही कहा था उस वीडियो में कि आप अपने बच्चे के साथ दिन में एक बार बैठिए और उसको इतना कंफर्टेबल फील कराइए ताकि वो अपनी दिनचर्या आपके साथ शेयर करे कि आज दिन में हुआ क्या। क्योंकि ये चीज़ें एक बार में तो नहीं होती ना, आपको कुछ कुछ तो हिंट मिल ही जाएगा कि बच्चा गलत संगत में है, या कुछ तो उसका बिहेवियरल चेंजेस अलग हो रहे हैं, वो कुछ अलग से रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि एक बार जो बिल्कुल इस एडिक्शन में पड़ जाता है, उस बच्चे को बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड इवन मैंने कई केसेस तो ऐसे देखे हैं कि बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी ड्रग एडिक्शन उन्होंने सुसाइड कर लिया या वो मर गए। तो बड़ा दुख होता है ये सब सुन के, क्योंकि कहाँ हम अपने प्रदेश की प्रगति की बातें कर रहे हैं और कहाँ जो हमारे देश का युवा जो हमें प्रगति की ओर ले जाएगा वो नशे में डूब रहा है। तो एक ये बहुत ही बड़ा सोचने वाला मुद्दा है।
और आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई प्रोमिनेंट कैंपेन अभी तक चली है वहाँ पे जहाँ पे हम इतना युवाओं को बताएं, उनसे कनेक्ट करें, या मे बी पेरेंट्स को बताएं इस बारे में, क्योंकि पुलिस तो अपना काम कर रही है, बट कितना अब इतने रूट ग्राउंड लेवल पे जाके उनको पकड़ पाना इतना इजी नहीं है अभी इनिशियल स्टेज पे। तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है और आप उस पर एक तरह से काम भी कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव। बाकी आपने एक महिलाओं के लिए भी कैंपेन चलाई है जिसमें आपके साथ बहुत सारे महिला मंडल जुड़े हैं मंडी क्षेत्र के, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कर रहे हैं और उन महिला मंडल का जो आपका एक ग्रुप है या एक कह लीजिए कम्युनिटी है, वो किस तरह से आप उसको मतलब मैनेज कर रहे हैं या उसका पर्पस क्या है आपका? देखिए, मैं आपके माध्यम से अपनी हर बहन को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, दो शब्द बोलना चाहता हूँ। दो चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी है। मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ। पहली तो ये है कि जो आप बोलते हैं, मैं मंडियाली में बोलता हूँ, छाडो एताओ उड़ाता या हनिया, ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। हर चीज़ मुमकिन है इस दुनिया में, इस संसार में सब कुछ मुमकिन है। आस नहीं छोड़नी है, हमेशा उम्मीद रखें, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और उम्मीद पूरी होती है। और दूसरा मैं आपसे बोलना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेड़ पे ना चढ़ें। पेड़ पे अगर आप चढ़ते हैं तो आपको गिरने का खतरा होता है। और आप देखें कितने ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं। मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ जो आज बेड रिटर्न है, नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, बेड पे पड़े हुए हैं, पूरी फैमिली तबाह हो गई है, बच्चे बिखर गए हैं, पेरेंट्स दिक्कत में आ गए हैं। आपको मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप ये सब ना करें। आप पेड़ पे चढ़ते हैं, आपको जानकारी है, आप भी जानते होंगे, आप भी हिमाचल से एक विलेज से ही बिलोंग करती हैं। हमेशा जब आप पेड़ पे चढ़ते हैं तो आपका जो आगे वाला हिस्सा है वो पेड़ के तने की तरफ होता है। जब भी कोई मिस्टेक होती है या कोई गलती होती है तो नॉर्मली जो लोग हैं वो कमर के बल करते हैं, और उस कमर के बल गिरने से बैकबोन पे इंजरी हो जाती है, कोई क्रैक आ जाता है, कुछ आ जाता है, जिसकी वजह से वो रिकवर भी नहीं कर पाते। तो मैं आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से सब बहनों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और मैं बहुत जल्द आपके पास आने वाला हूँ। एक ऐसी चीज़ लेकर आने वाला हूँ जिससे शायद आपको पेड़ पे चढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन नई चीज़ें होती हैं तो आपको लगेगा क्या इसमें तो 2 घंटे लग जाएंगे, हम तो आधे घंटे में पेड़ पे चढ़ के। लेकिन आप देखिए लाइफ का कितना बड़ा रिस्क है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है, पूरा परिवार खत्म हो जाता है। ये 2 रिक्वेस्ट मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, हमारी सारी बहनों को, पूरे हिमाचल के क्षेत्र में बोलना चाहता हूँ। सब बहनों को जिनके पास गायें हैं वो गाय के लिए चारा निकालने पेड़ पे चढ़ती हैं, और फिर वो कई बार गिर भी जाती हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत में भी आ जाती हैं, कई मृत्यु भी हो चुकी हैं। तो इसको अवॉइड करें। मैं आऊँगा आप लोगों के पास, हर महिला मंडल के पास आऊँगा और इस बारे में विचार करेंगे, और मैं आपको एक ऐसा टूल देने वाला हूँ जिससे कि आपको बिना चढ़े भी आप वो पेड़ पत्तियाँ काट पाएंगे। आपने बताया महिलाओं की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ऑडियंस को बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। आप सोच रहे होंगे पेड़ पे चढ़ने की क्या ज़रूरत है, जो हिमाचल से लोग नहीं है। सो बेसिकली वहाँ की जो महिलाएं हैं वो घर पे गाय रखती है और उनको चारा देने के लिए, क्योंकि सब काम वो खुद ही करते हैं, तो इसीलिए वो उनको कई बार पेड़ पे चढ़ के उनको घास देना होता है। इसीलिए वो अपनी लाइफ के बारे में सोचे बिना इसको अपनी डे टू डे एक्टिविटी समझते हैं। लेकिन सर ने जो बात बोली है वो बहुत ही बेसिक बात है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वहाँ पे दुर्घटनाएं हुई हैं महिलाओं के साथ कि वो इसको अपनी डे टू डे एक्टिविटी समझ के गई एंड उसके बाद वो वापस आई और कभी चल नहीं पाई। तो थैंक यू सो मच ये बहुत ही बेसिक पॉइंट बताने के लिए। ओके, नाउ यू कैन कंटिन्यू। तो लोगों को बड़ा, मेरी बातें शुरू में बहुत अजीब सी लगती थी कि आप कैसे बोल सकते हो, घास नहीं काटेंगे तो कैसे गाय माता के कैसे खाएगी। मैं मानता हूँ, एग्री भी करता हूँ, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। देखिए, आपको इवेलुएट करना पड़ेगा, आपको तुलना करनी पड़ेगी कि वो घास निकालनी ज़रूरी है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन किस ढंग से निकालनी है। अगर आपका थोड़े समय में, आप किसी चीज़ के लिए यूज टू नहीं है, तो आपको हो सकता है 1 घंटे की जगह 2 घंटे लगे, लेकिन आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी से वो 2 घंटे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं। तो आपको मेरा ये 2 आग्रह हैं जो करना है। मैं आपको बता रहा था, जब मैं शुरू में आया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो उस वक्त मेरी महिलाओं ने, मेरी बहनों ने मेरा इतना साथ दिया,
इतना साथ दिया, और आज भी वो बोलती हैं कि भाई जी आज से तो सजाओगी है, चाहे कुछ भी होगा, कोई कुछ करेगा, पर आज से तो सजाओगी। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए। मैं नया नया आया था, मुझे जानते नहीं थे लोग। मैं आगे आपको बताऊंगा क्या क्या चैलेंजेस हुए। तो मैं बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो मेरी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो एक बहुत मातृशक्ति है, और ऐसी शक्ति है जिसने सृष्टि रचिता है। वो ब्रह्मा तो है ही, लेकिन वो महिलाएं हैं जिसने अपना खून, सारी ताकत लगा के बच्चों का लालन पोषण किया, अपने परिवार का पोषण किया, और उसके बाद कोई शिकायत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हर महिला की उतनी रिस्पेक्ट हो, हर पूरे समाज में उनको एप्रिसिएशन मिले, उनकी तारीफ की जाए, उनको बताया जाए। महिला की अगर आप दो शब्द बोल के तारीफ कर देंगे तो आप समझिए कि महिला को 1 महीने की ताकत दे देंगे। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमेशा महिलाओं की रिस्पेक्ट करें, उनकी तारीफ करें, उनको मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, जैसे आपने बोला कि वो हमेशा कहती है कि हम आपके साथ हैं, तो आपने उनका एक तरह से ट्रस्ट गेन किया है। इससे भी बढ़कर बात ये है कि मे बी आपने उनको इतना वैल्यूएबल फील कराया, मे बी जो शायद उनको अपनी लाइफ में नहीं फील हुआ, उनको आपने फील कराया कि यू आर इम्पॉर्टेंट। आप उनको बता रहे हो कि आपकी लाइफ के लिए ये चीज़ें, जैसे यही पेड वाली बात होगी, कोई भी बात होगी, तो लोग जनरली नहीं सोचते इतना, कि उनको लगता है कि ठीक है यार, हो रहा है, इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है। तो मे बी इसीलिए वो आपकी बातों को इतना महत्व देती है, इसीलिए वो आपके साथ हैं हर कैंपेन में। तो दैट माइट बी द रीज़न। तो जैसे आपने बहुत ही 2 बड़े मुद्दों पे काम करना शुरू किया हिमाचल में। ऑब्वियसली आपने अभी मंडी से शुरू किया है, ग्रेजुअली आई बिलीव कि आप धीरे धीरे इसको बड़ा करोगे, क्योंकि आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, नॉट इवन इन हिमाचल, सब स्टेट्स में, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आप बहुत 2 प्रोमिनेंट कैंपेन्स पे काम कर रहे हैं, जो नशा मुक्ति अभियान है और जो दूसरा है महिला सशक्तिकरण। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपको पर्सनली क्या चैलेंजेस आते हैं? मतलब क्योंकि आप अपनी भी रिस्क में लाइफ लेके चल रहे हो ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप बहुत बुरे लगते होंगे कि ये क्यों कर रहे हैं, कि ये तो हमारा काम ख़राब कर रहे हैं। तो इस बारे में आप बताओ, आपका पर्सनल लाइफ का कैसे एक्सपीरियंस है इसमें? मतलब आपको व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस इन दीज कैंपेन्स? जी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरे बारे में काफ़ी कुछ देखा है तो इसलिए शायद आपको ज़्यादा जानकारी है। आप ठीक बोल रही हैं, चैलेंजेस तो होते ही हैं। जब मैंने अपना बिजनेस ज्वाइन किया था फादर से, तो बहुत चैलेंजेस थे, उससे लड़ा और इस हद तक पहुँचा। अब भी आए, जैसे मैं शुरू में आया तो जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि हम लोगों ने ये तय किया कि मैं माता पिता के नाम से एक ट्रस्ट बनाऊंगा और उसमें लोगों की मदद करेंगे। और मैंने वो ट्रस्ट बनाई। मेरे पिताजी का नाम था पन्नालाल कपूर और मेरी माताजी का नाम था रक्षा कपूर। तो हमने फिर ये ट्रस्ट बनाई, पन्नालाल रक्षा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट। तो उसमें हमने काम किया, पर चैलेंज ये था कि किसकी मदद करें। अब मैं लोगों के घर तक जाऊं और बोलूं कि मैं मदद करने आया, वो कहेंगे हमें नहीं चाहिए। तो कैसे पॉसिबल है? बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। हम लोगों को फ़ोन करते थे, फ़ोन नहीं उठाते थे, फ़ोन उठाते थे तो टाल देते थे। कईयों को तो ये लगता था कि मैं सामान बेचने आया हूँ, साबुन या तौलिया बेचने आया हूँ। बहुत चैलेंजेस थे, बट धीरे धीरे फिर हमने उन चैलेंज को ओवरकम किया धीरे धीरे। बट उतनी सक्सेस हमें नहीं मिल पाई। मैं पंचायतों के प्रधानों से मिलने लगा, उन्होंने भी सपोर्ट किया। जो भी लोगों को ज़रूरत होती थी वो मेरे पास आते थे, बट बहुत कम थे वो लोग जिनको मैं उन तक पहुँच पाया था। हमें किसी ने, एक महिला ने सलाह दी कि आप महिला मंडल हैं इधर, उनसे मिलना शुरू करो। तो हमने एक्सपेरिमेंटली एक महिला मंडल से बातचीत की, उनको रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं जी, हम कोई सामान वगैरह नहीं खरीदना चाहते। मैंने कहा मैं सामान बेचने नहीं आ रहा हूँ, मैं आपको जागरूक करने आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे अपने बैकग्राउंड। तो कहा ठीक है जी, आ जाना। तो उस दिन मेरे ख्याल में 6-7 महिलाएं आई थी, वो भी अटपटे मन से आई थी, पता नहीं कौन होगा क्या होगा। एनीवे, तो हमने उनको बताया ऐसे ऐसे करते हैं, बहुत प्रभावित हुई। और उसके बाद हम लोगों ने महिला मंडलों से मिलना शुरू कर दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए, मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई। वही महिलाएं फ़ोन करती थी, सर जी आज उधर डेथ हो गई है, आपने जाना है, बहुत गरीब परिवार है, उनको राशन की दिक्कत है, हरिद्वार जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। ऐसे ऐसे करके हमें, अगेन मैं मतलब आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे क्षेत्र की सब बहनों को, कि उनके कारण ही मैं इस काम में सफल हो पाया। और इतनी कनेक्टिविटी है उनकी आपस में, इतना कंसर्न है लेडीज, उनको ज़्यादा जानकारी रहती है।
आप एक किसी आदमी की बात करेंगे कि जी किसी के घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो उसको नहीं पता होगा। लेकिन लेडी जो होगी वो पूरे गांव से कंसर्न होती है, उसको पता होता है किस घर में क्या दिक्कत है, किस घर में क्या खाना बना है, शी नो ईच एंड एवरीथिंग। तो हमें बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिला उन महिलाओं से, और आज इसीलिए हर महिला मंडल के लिए मेरे दिल में इतना रिगार्ड है, इतनी इज्जत और इतना लगाव है सब बहनों के लिए कि वो जो कुछ बोलते हैं मैं कभी मना नहीं करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण हम उन लोगों तक पहुँच पाए जिनको हमारी ज़रूरत थी, या उनको वो मेरे तक पहुँच पाए जिनको मेरी ज़रूरत थी। तो ये कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों में चैलेंजेस तो आते हैं। अच्छा काम करना बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल। बुरा काम करना है, आप किसी को भी अब्यूज करेंगे, थप्पड़ मारेंगे तो वो बुरा काम हो गया, 1 सेकंड लगता है। पर जब आप अच्छा काम करते हैं तो बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत क्वेश्चन किए जाते हैं, आपको थ्रेटन भी किया जाता है, आपकी बुराई भी की जाती है, बट पार्ट ऑफ लाइफ है। ये सब चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ लोगों को आपने जैसे बोला, ठीक बोल रहे हैं, उन लोगों को ये लगता है कि मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। चुनाव लड़ने आया हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि किस एंगल से मैंने ऐसी बात की। मैं अक्सर ये मीडिया के माध्यम से पूछता हूँ कि मैंने किसी से वोट मांगा, मैंने किसी से कोई कहा कि मुझे चुनाव में लड़ना है, आप मुझे सपोर्ट करिए। मैं देने आया हूँ, मैं लेने नहीं आया। मैं सबको ये बात बताता हूँ, हर राजनीतिज्ञ को बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई ऐसी मंशा है ही नहीं, मैं सिर्फ समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। ठीक है, लोगों का ये कहना है कि जी आप और ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाएंगे अगर आप राजनीति में आएंगे। मुझे पता नहीं है भविष्य में क्या लिखा है, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन आज के समय में मैं सिर्फ एक काम करना चाहता हूँ कि लोगों को वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए, वो महिलाओं को सब कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए जो वो डिजर्व करती है। हमारे आज़ाद देश में जो चीज़ें डिजर्व की जाती हैं वो उनको मिलनी चाहिए, यही मेरा प्रयास है। बाकी आलोचना चलती रहती है, आलोचना से देखिए मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं दुर्गा जी के, मैं आई नेवर कॉन्सेंट्रेट ऑन माई क्रिटिसिज्म को कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, बट उतना करता हूँ जिससे मुझे उसका इनपुट अच्छा मिल सके। बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्या है कि अगर मैं उस बारे में सोचना, मेरी आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भी आप फॉलो करती हैं, देखती हैं कि बहुत आलोचना भी होती है। कुछ लोग हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा गलत भी लिखते हैं, उल्टा सीधा भी लिखते हैं, बट मैं उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ। बिकॉज क्या है, डिस्ट्रैक्ट करना मेरा काम नहीं है, मुझे वो मोटिव देखना जिसके लिए मैं आया हूँ, तो मैं उसी पे ही ध्यान देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जो घोड़े होते हैं, उनके यहाँ ऐसे लगा होता है, तो वो इसलिए लगा होता है कि वो ना इधर देख सके ना इधर देख सके, वो स्ट्रेट देखे जो उनका टारगेट है। तो मैं बिल्कुल वैसे ही काम करना चाहता हूँ और वैसे ही करता हूँ। ओके, तो सर जैसा आपने अभी जिक्र किया कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप राजनीति में आना चाहते हो, मे बी उनको ये इसलिए लगता है क्योंकि आप इतना सारा सेल्फलेस होके लोगों की हेल्प कर रहे हो, आर्थिक रूप से बहुत लोगों की सहायता कर रहे हो, तो इतना तो कोई पॉलिटिशियन भी नहीं करता है, तो उनको मे बी ये चीज़ डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रही होगी कि कोई क्यों कर रहा होगा, जबकि आपका कोई पर्सनल इसमें एजेंडा नहीं है, आप तो कम्युनिटी को देना चाहते हो। पर बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता क्योंकि वो खुद इस तरह से नहीं सोचते हैं, तो मे बी दैट इज़ द रीज़न। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने बोली कि बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है, पॉजिटिव अप्रिसिएशन भी मिलता है और लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको सोशल मीडिया पे बहुत क्लोजली फॉलो करती हूँ, मैं इवन आपके कमेंट सेक्शन भी चेक करती हूँ कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, तो अगर उसमें 50 लोग कमेंट करते हैं तो 40 लोग आपके सपोर्टर्स हैं, वो आपको खुद कहते हैं कि आप जैसे किसी व्यक्ति को तो राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए। और जो 2-3 लोग होते हैं वो में भी इसलिए है क्योंकि उनके माइंडसेट में उनको दिमाग में समझ नहीं आ रहा कि आपका कॉन्सेप्ट कम्युनिटी को देने का है, आपको कुछ चाहिए नहीं उससे, क्योंकि आपका तो एक अच्छा बिजनेस है। अगर आपको पैसा कमाना होता, कुछ होता, तो आप उस फील्ड से रिटायरमेंट ही ना लेते, राइट। अनदर थिंग कि ये एक अच्छी बात भी हो सकती है कि लोग बार बार आपको कहते हैं कि आप राजनीति में आना नहीं चाहते हो या आना चाहते हो, क्योंकि आप तो वो सोच के नहीं आए थे सोशल वर्क में, बट क्योंकि लोग बार बार इसको मेंशन करते हैं तो बैक ऑफ द माइंड शायद ऐसा हो जाए कि आप राजनीति में चले जाओ, किसी को क्या पता। एंड इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अगर ऐसे पॉलिटिशियन आए हमारे समाज में जो सोशल वर्कर हैं और जो खुद से समाज को देना चाहते हैं, कम्युनिटी को वापस देना चाहते हैं, और जो ये उनके माइंड में ये थॉट आ गया है कि अब मैंने खुद के लिए सब कर लिया, अब जो पैसा बचा है बैंक में पड़ा रहेगा, मैं उसको खुद के लिए कितना यूज़ कर पाऊँगा, तो मैं थोड़ा सा कम्युनिटी को वापस भी देता हूँ। तो ये एक बहुत ही
गहरे लेवल का एक विचार है जो बहुत लोगों के माइंड में आता नहीं है। पहली बात तो इस विचार तक पहुंचने के लिए आपको, जैसा आपने कहा, आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आप सोच पाते हो कम्युनिटी को देने का, जब आप खुद अपने परिवार का, अपने बारे में चीज़ें थोड़ी सेटल कर लेते हो। तो मे बी दैट्स द रीज़न, एंड हु नोज़, वी नेवर नो, आपके जैसे नेता हमारे समाज में बाद में आए, तो इससे अच्छी खुशी की बात तो कोई और हो ही नहीं सकती है, राइट? क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा मकसद एक ही था कि लोगों के बीच में जाना है, उनकी तकलीफ़ों को कम करना है, हाँ। उनकी दिक्कतों को कम करना है। मकसद आज भी वही है। मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है भविष्य में क्या होगा, प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर चीज़ के लिए मैं ओपन हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डिनाई करता हूँ, पर मेरा अपना सोचना ये है कि आप अगर इंडिविजुअली कुछ करते हैं तो आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं, और आपको इवेल्युएशन करने के लिए किसी की आलोचना सहना नहीं पड़ती है। राजनीति में मुझे थोड़ी सी ये चिंता रहती है कि मुझे कई चीज़ों में पार्शियलिटी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। वो एक एरिया है जो मुझे पसंद नहीं है। बट ठीक है, भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में जो पब्लिक है वो सबसे बड़ा जस्टिस है, सबसे बड़ा जज है वो, और वो जो तय करेंगे तो उसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, सही कहा आपने। तो अभी एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगी कि आपका विज़न क्या है? मतलब आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, चाहे आप अपने प्रदेश के लिए कर रहे हो, अपनी लोगों के लिए कर रहे हो, आपका विज़न क्या है? मतलब आप क्या चाहते हो इस सारे? देखिए, मैं पंचायतों में करीब 34 पंचायतें हैं हमारे सदर विधानसभा क्षेत्र में, उसमें बहुत बार जा चुका हूँ। लोग जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं, विश करते हैं, बातचीत करते हैं, फ़ोन आते हैं, किसी को कोई दिक्कत होती है तो उनको एक उम्मीद रहती है कि राजेश कपूर के पास जाएंगे तो हो जाएगा। आप इस बात को इसको इस ढंग से लें कि लोगों को जब उम्मीद होती है और वो उम्मीद पूरी ना हो तो बहुत तकलीफ होती है। वो हमारे क्षेत्र में होता आ रहा है। वो मतलब मैं किसी की आलोचना या किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। आप किसी को भी सपोर्ट करते हैं तो आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उससे उम्मीद रखते हैं कि वापस में मुझे ये मिलना चाहिए। बट वो जब लोगों को नहीं मिलता है तो हम जैसे लोगों का जन्म होता है। वो एक जो एरिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों के लिए अच्छे दिल से काम करेंगे, सच्चे दिल से काम करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है लोग रिकॉग्नाइज भी करेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट भी करेंगे, और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं आप हर गांव, हर व्यक्ति विशेष तक आप पहुंचने का एक सिस्टम आपका बन जाएगा, और आप अच्छे से अच्छा काम कर पाएंगे, लोगों को जान पाएंगे, लोगों को समझ पाएंगे। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हर गांव में एक मेरा विज़न है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्या सपना देखता हूँ कि अगर भगवान ने मुझे शक्ति दी तो मैं क्या करना चाहता हूँ, वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर पंचायत में या हर 3 या 4 पंचायत का एक क्लस्टर बनाया जाए और उधर एक हॉस्पिटल हो। उस हॉस्पिटल में गायनोलॉजिस्ट हो, गायनकोलॉजिस्ट हो, और हार्ट स्पेशलिस्ट हो, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट। एटलीस्ट ये 3 डॉक्टर जो है फुल टाइम उधर होने चाहिए। प्रॉपर मेडिसिन हो और इक्विपमेंट्स हो। एटलीस्ट जो आप टेस्ट करते हैं, जो डायग्नोज होता है, वो एटलीस्ट जरूर होना चाहिए। ये मेरा विजन है। हर 4 पंचायत या 3 पंचायत के बाद ये एक ऐसा फैसिलिटी मिलनी चाहिए मेरे क्षेत्र के लोगों को। ये मैं ऐसा सोचता हूँ। और फुल्ली इक्विप्ड होना चाहिए, डॉक्टर्स, मेडिसिन, इक्विपमेंट्स, एटलीस्ट टेस्टिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए। एक बड़ा हॉस्पिटल होगा, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। मैं ये चाहता हूं कि हर घर में रोड कनेक्शन होना चाहिए। रोड कनेक्शन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एम्बुलेंस हर घर तक जाए, बिकॉज हमारा जो एरिया है वो ज्योग्राफिकली पॉसिबल नहीं है। आप भी हिमाचल से बिलोंग करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एटलीस्ट पाथवेज हो, 2-2.5 फुट चौड़े पाथवेज हो, तो एटलीस्ट जो भी पेशेंट है उसको व्हील चेयर पे लाया जा सके, एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा सके। ये मेरा विजन है। मैं ये देना चाहता हूँ अपने लोगों को। मैं ये देना चाहता हूँ कि हर घर में ऐसे कनेक्टेड रोड हो जो मेन रोड को कनेक्ट कर सके। तो
जो पेशेंट है वो आराम से पहुंच। अभी क्या हालत होती है, आप भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, गांव हैं जो इंटीरियर गांव हैं या और आसपास के भी गांव हैं, उधर कोई बीमार होता है तो चार पैरों की कुर्सी पे बच्चे उठा के उसको एम्बुलेंस तक पहुंचाते हैं। और ऐसी ऐसी पगडंडियों से निकलते हैं, अगर एक बार पैर फिसल गया तो चारों भी गए और पेशेंट भी गए। मैं वो विजन है मेरा कि मैं हर क्षेत्र में ये सब करके देखूं और लोगों को डेथ ना हो, एटलीस्ट ट्रांजिट पीरियड में डेथ ना हो, उनका डायग्नोज हो सके, फर्स्ट एड उनको मिल सके, एटलीस्ट इतना होना ज़रूरी है। हर जगह मेरा ये कहना है, हर जगह मैंने देखा है, हमारे कोटली क्षेत्र है, एक मंडी से थोड़ा सा आगे है, टुवर्ड्स धर्मपुर और सरकाघाट की तरफ को है, उधर एक हॉस्पिटल है जो डॉक्टर नहीं होते हैं, और बिलीव नहीं करेंगे आप, किसी को चेस्ट पेन होती है तो उसको गैस्ट्रिक का इंजेक्शन दे दिया जाता है, जबकि उसको हार्ट का प्रॉब्लम होता है। और ऐसे कई केसेस हुए, तो वो मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये मेरा विज़न है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के लिए जितने भी एजुकेशन सेंटर्स हैं जो कोर्स करते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, एनडीए आर्मी के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट लगते हैं, वो सारे कोर्स जो हैं हमारे हिमाचल में हो, खासकर मंडी शहर में, उसके आसपास की पंचायतों में डिवाइड किया जाए। एक जगह किसी को स्ट्रेंथ ना दी जाए, हर जगह छोटी छोटी चीज़ें रखी जाए। वैसे इंस्टीट्यूट में चाहता हूँ और गवर्नमेंट की तरफ से हो, जिसमें एजुकेशन फ्री हो या बहुत ही नॉमिनल फी हो, जो जैसे हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट चलते हैं। वो मेरा एक आइडिया है कि वो मैं करना चाहता हूँ, जिससे कि बच्चों का एक उज्जवल भविष्य हो सके। दूसरा मेरा विजन है कि मैं हर पंचायत में एक ग्राउंड देखना चाहता हूँ। ये मेरी दिली इच्छा है अपने बच्चों के लिए, जिधर वो क्रिकेट खेल सके। एटलीस्ट माँ ये ना बोले कि तू घुटने तोड़वा के आ गया, एटलीस्ट उसकी क्वालिटी वैसी हो। और वो पॉसिबल है, पॉसिबल ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है, समय लगता है। मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अपनी इस बात को रोक के एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, उसको एक समय मिलता है, एक समय सीमा होती है जब वो विन करके पहुंचता है। उस समय को अगर वो डिवाइड करके प्रॉपरली अगर सिस्टम से चले तो सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। 5 साल होते हैं उसके पास, 5 साल में आप डिवाइड कर दीजिए, आपके पास इतनी पंचायतें, इसमें ये काम है, बट वो जानकारी होनी चाहिए। आज आप मुझसे पूछे कि कौन सी पंचायत में कौन सा रोड नहीं है, तो मुझे वर्बली याद है, मुझे ध्यान है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बट वो विजन होना चाहिए। वैसे ही मैं चाहता हूं कि हर जगह ऐसी ग्रोथ हो कि टाइम टू टाइम एक प्लान करें, एक टाइम टेबल बनाएं, जैसे बच्चे स्टडीज के लिए बनाते हैं वैसा एक टाइम टेबल बनाएं, और उस हिसाब से अप्रूवल्स भी आती रहेंगी, टाइम भी आपको पता चलता रहेगा गवर्नमेंट से क्या अप्रूवल आ रही है, मुख्यमंत्री से क्या, तो उस हिसाब से काम हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के लिए हर जगह एक ग्राउंड हो जिधर मैक्सिमम एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो सके। बिकॉज क्रिकेट ग्राउंड में मैं क्यों स्ट्रेस करता हूँ, क्योंकि वो इतना बड़ा ग्राउंड होता है, बाकी एक्टिविटीज उसमें इटसेल्फ हो सकती हैं। बिल्कुल। बट हमारे यहाँ वो पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक, आपने जो स्टेडियम की बात की, वो बेसिकली स्टेडियम नहीं है, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इतनी बड़ी फैसिलिटीज हैं, वो करीब 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था 2021 में। अब वो उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट जो है 1.5 गुना बढ़ गई होगी। उसमें 8 ट्रैक्स होंगे, सिंथेटिक ट्रैक्स होंगे वर्ल्ड लेवल के, जिधर हमारे बच्चे एथलेटिक्स प्रैक्टिस कर सकेंगे। टेबल टेनिस उधर होगा, लॉन टेनिस उधर होगा, बैडमिंटन उधर होगा, स्विमिंग उधर होगी, इतनी ज़्यादा, और वर्ल्ड लेवल पे कोचेज होंगे। वो स्टेडियम जो है रुका हुआ है आज भी, 2021 से लेके 2025 हो गया, रुका हुआ है। सिर्फ इसलिए, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ कुछ लोगों को विलिंगनेस नहीं है। एरिया, इस एरिया में नहीं होना चाहिए, उस एरिया में होना चाहिए। जबकि मंडी, अगर वो स्टेडियम आता है तो मंडी के बच्चों की इतनी ग्रोथ होगी आने वाले समय में, पूछिए मत। वो मेरा विजन है, उस स्टेडियम को मैं लाना चाहता हूँ। मेरी ये इच्छा है, मेरी ये मतलब मैंने ये प्रण लिया है कि उस स्टेडियम को मैं लाना चाहता हूँ। बस गवर्नमेंट की वो स्कीम एग्जिस्ट करनी चाहिए उस वक्त। ये सब चीज़ें हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे बच्चों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, एक एरिया ऐसा है, बुजुर्गों के बारे में कोई विजन नहीं है किसी का भी। आप बताएं कोई ऐसी चीज़ हो जो बोलता हो कि बुजुर्गों के लिए, उनके बारे में ध्यान ही नहीं देते। आप देखिए, हमारे यहाँ तो चलिए हिमाचल में इतनी दिक्कत नहीं है, अदरवाइज बुजुर्गों के लिए बहुत स्थिति खराब हो जाती है। जो पेंशनर है वो तो ठीक है, बट फाइनेंशियली जो वीक है उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। बच्चे बाहर चले जाते हैं, बच्चे एंटरटेन नहीं करते हैं, पेरेंट्स को नहीं उतना वो करते हैं। उन लोगों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे कई बुजुर्गों से मिलता हूँ, बात करता हूँ,
तो वो अपना चश्मा दिखाते हैं, एक साइड से टूटा हुआ है, एक साइड से शीशा है, और वो शीशा भी ऐसा है जिससे देख नहीं पा रहे हैं। मतलब एक बहुत छोटी सी बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि दिल बहुत दुखी होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हम देखने को मिलती है हमें जो कि हमने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मैं उस एज ग्रुप के लिए भी काम करना चाहता हूँ, उनको सशक्तिकरण देना चाहता हूँ, और मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि हर क्षेत्र में, हर उसमें हमारा पूरा मंडी क्षेत्र जो है उस लेवल पे पहुंचे कि जो दिल्ली है आज या और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उस लेवल पे पहुंचे। सड़कों का नेटवर्क हो, हॉस्पिटल की सुविधा हो, लेडीज़ के लिए गायनेकोलॉजिस्ट हो, हर तरह की फैसिलिटी उनको मिल सके जो कि उनको मिलनी चाहिए थी, जो इतने सालों में नहीं मिली है। ये मेरा विज़न है। आपने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई जो मैं अभी सोच भी रही हूँ, मैं प्रोसेस भी कर रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि आपने कितने ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से बात की होगी, एंड मोर इम्पॉर्टेंट आप ये चीज़ें लोगों के सामने लेके भी आ रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो आप कह रहे हो कि कोई नहीं सोचता बूढ़ों के बारे में कि पेंशनर हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ बेचारे वो बहुत ही बेचारों वाली लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए कौन सोच रहा है? कोई भी नहीं। तो ये तो बहुत ही सोचने वाला विषय है, और इस पे तो मैंने सुना भी नहीं कि एज सच कोई कैंपेन चली हुई है। मतलब ये बहुत ही टैप ना हुआ हिस्सा है जो जिस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। तो अभी तक आपने बहुत अच्छी, बहुत ही विजडम वाली इंसाइट्स शेयर करी। अब इस पॉडकास्ट को थोड़ा रैप अप करते हैं। मेरे पास बातें तो बहुत हैं आपसे जानने के लिए, क्योंकि आपका अनुभव ही बहुत ही ज़्यादा है बिज़नेस के क्षेत्र में, लोगों के समाज सेवा के क्षेत्र में, बट क्योंकि आपके पास टाइम की भी कमी है तो हम दोबारा से कभी आपको बुलाएंगे। तो अभी मैं आपसे समराइज़ करूँगी कुछ चीज़ें पूछने के लिए करते हुए कि आपके अकॉर्डिंग आप आज की यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो, एंड अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द कोर वैल्यूज़ जो किसी एक इंसान को अच्छा बनने के लिए ज़रूरी है। अच्छा मतलब वो अपनी लाइफ एक अच्छे से तरीके से जी ले। आपको क्या लगता है? क्योंकि लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस इज़ बेटर देन एक्सपीरियंसिंग इट सेल्फ एंड देन रियलाइजिंग कि ओके मुझे ये करना चाहिए था। तो क्योंकि ऑब्वियसली सब ऑडियंस को पता है कि आप इतने अनुभवी इंसान हैं, तो आप कोई बात बोलोगे तो मे बी उनको हो सकता है उनको अभी इस टाइम उस एडवाइस की ज़रूरत हो। देखिए, मैं बिल्कुल आपने बहुत ठीक बात शुरू की है। देखिए, बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है हमारे क्षेत्र के बच्चों को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। जैसा मैंने पहले भी बोला है, मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सब झेला है। गाइडेंस ना होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, और जो मेरी सक्सेस थी वो बहुत डिले हुई। अगर बच्चों को गाइडेंस मिलती है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं आपके माध्यम से बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करें, पूजा करें, मंदिर जाएं या ना जाएं आप पर है, पर माता पिता की सेवा ज़रूर करें, और अंत तक करें। जब तक के उनको ज़िंदगी देता है भगवान, तब तक उनकी सेवा करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि ये आपकी सक्सेस की गारंटी है। मैं बोल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें हुई हैं। आज जो कुछ भी हूँ मैं मेरे पेरेंट्स की वजह से हूँ, और मैंने अंत तक अपना सब कुछ खोकर उनको बचाने का प्रयास किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने संस्कार अच्छे रखें, अपनी एक नीयत होती है वो बिल्कुल साफ सुथरी रखें, ईमानदारी से काम करें। ये एक और पूंजी है, एक और सक्सेस की एक राज है जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखें कि लोगों के लिए भलाई की बात करें, लोगों की बुराई की नहीं, भलाई की बात करें, तो लोगों की दुआएं आपको लगेंगी। गरीब लोगों की मदद करें, और अपना काम बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से करें। एक बात और मैं आप सब यंगस्टर्स को बताना चाहता हूँ कि आप अपना वो प्रोफेशन चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको दिल लगता है। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि आपकी सक्सेस 100% होगी अगर आप वो प्रोफेशन चुनते हैं जिधर आपका इंटरेस्ट है। चाहे वो फोटोग्राफी है, चाहे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, कुछ भी हो सकता है। आपको क्लरिकल जॉब अच्छा लगता है, आपको फील्ड का जॉब अच्छा लगता है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर आपके प्रोफेशन में इंटरेस्ट होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो सक्सेस है वो 100% गारंटेड होगी। और अंत में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ आपके इस मैम के माध्यम से, आप लोग ड्रग्स से बचें। ये सब चीज़ें जो हैं वो जब हो पाएंगी जब आप ड्रग्स से बच पाएंगे। अगर ड्रग्स से नहीं बच पाए तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा।
इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप हमेशा जागरूक बने, कहीं कुछ देखें तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें और खुद भी बचें और अपने दोस्तों को भी बचाएं, अपने आसपास के लोगों को भी बचाएं। अंत में मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि बेसिक चीज़ है, हमें ड्रग्स से लड़ना है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग ऑल दीज इंसाइट्स। और सवाल तो अभी भी बहुत हैं, लेकिन मैं लास्ट एक थोड़े से कुछ क्वेश्चंस अगर आप चाहो तो। जी प्लीज़। ओके तो क्योंकि आप इतने सारे चीज़ों में काम कर रहे हो, समाज वर्क कर रहे हो, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है? मतलब मैंने सब चीज़ों के बारे में पूछ लिया, बट मैंने आपके बारे में डिस्कस नहीं किया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इतना मोटिवेटेड रखती है कि आपको डर नहीं लगता किसी चीज़ का, समाज का कोई क्या बोलेगा, कुछ अपनी लाइफ की परवाह करते बिना। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर्ड रखती है, मोटिवेटेड रहती है, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनका आपकी सफलता में बहुत ज़्यादा योगदान है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया इंटरव्यू के दौरान कि भोले बाबा का हम लोगों पे आशीर्वाद है, पूरे परिवार पे आशीर्वाद है और हमने सब कुछ उनको दे रखा है। जो वो तय करेंगे वही हम एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरा पूरा परिवार, और तीसरे हैं ये महिलाएं, मेरी बहनें। ये तीनों चीज़ें मेरी ताकत हैं। शायद इसी वजह से मैं कर पाया हूँ। और आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, जब मैं आया था तो मुझे कई दिक्कतें थी, फिजिकली भी दिक्कतें थी, फाइनेंशियली ठीक है, बट और कई चीज़ें थी। बट आज की डेट में सब लोगों का आशीर्वाद है, मोटिवेशन है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 10-10, 15-15 किलोमीटर चलता हूँ। और आपदा के कारण आपको जानकारी होगी, जब मंडी में आपदा आई थी तो महिला मंडल की प्रधानों का फ़ोन आता था, मेरी बहनों का फ़ोन आता था कि आज मत जाना, कहीं कुछ हो जाए। पर पता नहीं क्या एक चीज़ ड्राइव कर रही थी मुझे, और मैं कभी रुका ही नहीं, मैंने बिल्कुल परवाह नहीं की। एक बार तो ऐसा मौका आया, हम मंडी से धुआं देवी जा रहे थे, एक धुआं देवी बहुत ही आगे है, धुआं देवी का मंदिर भी है उधर जा रहे थे, तो गाड़ी के आगे ही एक बहुत बड़े 2-3 पत्थर आके गिरे और ड्राइवर ने एकदम ब्रेक मार दी। अदरवाइज वो शायद मेरी कहानी कांत होता उस दिन। तो मतलब कोई तो चीज़ है जो ड्राइव कर रही है मुझे। और मैं वाकई में भोले बाबा का बहुत मतलब दिल से उनको लगाव रखता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ और उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ। शायद वही एक कारण है जिससे मैं ये सब कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, एंड आई बिलीव कि ये पॉडकास्ट जब हम ऑन एयर करेंगे तो आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सारे लोग इसको देखें ना देखें, बट जितने भी देखें उनको वैल्यू प्रोवाइड हो और शायद वो आपकी बातों से इंस्पायर्ड हो। और हो सकता है कि इस टाइम पे आप कोई भी इस पॉडकास्ट में हमने बात की, उनको क्लिक कर जाइए, उनको अच्छी लगे और मे बी उनकी लाइफ बदल जाए। तो रियली थैंक यू सो मच। एंड मैं आई एम एज्यूमिंग कि हम इसके बाद दोबारा पॉडकास्ट करेंगे बहुत जल्द, क्योंकि मेरे पास तो अभी और भी बहुत सारे सवालों का पिटारा है, स्पेशली यंगस्टर्स को लेके, बट ऑब्वियसली हमारे पास टाइम की कमी है। तो थैंक यू सो मच। मैं बस आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आप जैसे यंग लोगों से बहुत उम्मीद है मुझे, और आप अच्छा करें। मैं मतलब इस बात के लिए खुश हूँ कि आपने ये सब चीज़ें देखी और मुझे बताया कि मैं आपका काम करूँगी और आपको सपोर्ट करूँगी। तो आई रियली अप्रिशिएट कि मुझे आप जैसे लोगों से जब मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बुलाया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ही वंडरफुल पॉडकास्ट, हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट राजेश सर के साथ हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि आपको लगता है, नॉट इन ऑल ओवर इंडिया, बट अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं और आप मंडी क्षेत्र के लोग हैं या हिमाचल में कहीं भी हैं, और आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मदद की और उनको राजनीति के लोग या कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा, तो प्लीज़ मैं सर का इंस्टाग्राम हैंडल शेयर कर दूँगी और उनके और भी जो भी कॉन्टैक्ट ऑप्शंस हैं, तो प्लीज़ उनको मेल ड्रॉप कीजिए, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, क्योंकि उनकी एक टीम है जो लोगों की हेल्प करती है, जो बहुत ज़रूरतमंद है। चाहे वो गरीब बच्चे हैं, गरीब लड़कियां हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही फॉर सम रीज़न्स। इनफैक्ट हिमाचल में पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, बट अगर उनके पास इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं कि वो किताब नहीं खरीद पा रहे या कुछ कर नहीं पा रहे जस्ट बिकॉज़ उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, या फिर करियर के क्षेत्र में, या फिर कोई
अपना हेल्थ केयर, किसी की कोई प्रॉब्लम इंजरी हो गई है, वो कुछ कर नहीं पा रहे, उनकी लाइफ बहुत ख़राब हो गई है, तो सर की एक टीम है जो ग्राउंड लेवल पे लोगों से बात करती है, उनकी प्रॉब्लम्स जानती है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हेल्प दें, और अगर ना दे पाए तो उनको सही अथॉरिटी के पास पहुंचाएं जहां पे उनको सही हेल्प मिल सके। तो आप प्लीज़ उनको रीच आउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी उनके कॉन्टैक्ट के ऑप्शंस। बस इतना ही आज के पॉडकास्ट में। आई होप कि आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड हुई हो, एंड प्लीज़ कमेंट कि आपको कैसा लगा, या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन सर के बारे में जाननी है या मेरे बारे में, या आप चाहते हो कि हम हिमाचल के किसी और गेस्ट को लेके आए जो आप चाहते हो कि जस्ट बिकॉज़ उनको इतनी मीडिया कवरेज नहीं मिली है बट वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।